दोस्तों सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दुनिया के 40 मिलियन से ज्यादा लोगों की जॉब चले जाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा हवा हो जाए और 158 साल पुरानी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक एक दिन में बंद हो जाए। 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स नाम की एक जो कंपनी ने वो बैंकरप्सी फाइल की। ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंकरप्सी केस था। उसके बाद जो पैनिक शुरू हुआ उसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। ये सिर्फ अमेरिका का क्राइसिस नहीं था, ये ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन था। आज मैं आपको ना इसको सबसे इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि कोई हैवी जार्गन नहीं, सीधी स्टोरी। पार्ट 1, प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। 2000 से 2006 तक अमेरिका में घर की प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी। लोगों को लगने लगा कि प्रॉपर्टी कभी गिरती ही नहीं, घर लो 2 साल बाद महंगा बेच दो। ये नॉर्मल थिंकिंग हो गई थी। बैंक्स भी एग्रेसिवली होम लोन्स दे रहे थे। पहले क्या होता था कि बैंक इनकम चेक करता था, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता था, रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करता था। फिर क्या हुआ, ये सब धीरे धीरे इग्नोर होने लगा। सब प्राइम लोन्स क्या थे, समझना। सब प्राइम लोन्स दोस्तों, सब प्राइम्स का सिंपल मतलब होता है उन लोगों को लोन देना जिनके पास रीपेमेंट की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी नहीं है, और यहां तक कि नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स। इन लोन्स को निकनेम मिला निंजा लोन्स। मतलब जिस इंसान को लॉजिकली लोन मिलना ही नहीं चाहिए था उसको भी लोन मिल रहा था। क्वेश्चन है, बैंक इतना रिस्क क्यों ले रहा था। अब यहां पे पार्ट 2 समझना, असली गेम आता है लोन देना नहीं, बेचना। बैंक्स का प्लान सिंपल था, वो लोन देंगे, फिर उस लोन को अपने पास रखने के बजाय दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। मतलब हजारों होम लोन्स को बंडल करके एक प्रोडक्ट बना दिया गया जिसे बोलते थे मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, MBS, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी। इन्वेस्टर्स को बोला गया ये सेफ है, रियल एस्टेट से बैक्ड है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उनको और मिक्स करके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना दिया जिसे कहा गया CDO, कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशंस। मतलब लोन के ऊपर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोडक्ट, लेयर पे लेयर बन गया। अब आते हैं रेटिंग एजेंसी की गलती। मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी रेटिंग एजेंसी ने इन रिस्की प्रोडक्ट को AAA रेटिंग दे दी। AAA रेटिंग का मतलब क्या होता है, सेफेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सेफेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली दोस्तों, रेटिंग एजेंसी को पेमेंट कौन कर रहा था, वही बैंक्स जो प्रोडक्ट बना रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लियर था यहां पे। अब सबको प्रॉफिट हो रहा था, लोन ऑफिसर को कमीशन मिल रहा था लोन पे, बैंक फीस कमा रही थी, इन्वेस्टमेंट बैंक फीस कमा रही थी, रेटिंग एजेंसी को पैसा मिल रहा था, इन्वेस्टर को हाई रिटर्न मिल रहा था, कस्टमर को घर मिल रहा था। सबको लग रहा था सिस्टम परफेक्ट चल रहा है, बट एक्चुअली एक हाउसिंग बबल बन रहा था। लेवरेज का डेंजरस गेम समझना यहां पर दोस्तों। इन्वेस्टमेंट बैंक अपने पास $1 कैपिटल होने पर $30 से $40 तक का एक्सपोजर ले रहे थे। इसको लेवरेज कहते हैं। अगर 23% लॉस भी हो जाए तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे 1 लाख अपना पैसा हो और 30 लाख का लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। छोटा सा फॉल, पूरा सिस्टम खत्म। दोस्तों बबल फटना शुरू हुआ। 2006 से 7 के बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। बहुत से लोगों ने एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज ली थी। स्टार्टिंग में EMI कम थी, फिर रेट बढ़ते ही EMI डबल या ट्रिपल हो गए। लोग EMI देना बंद कर लगे, डिफॉल्ट्स शुरू हो गए, बैंक ने घर जब्त किए, मार्केट में घरों की सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस गिरने लगी। जिन लोगों ने 5 लाख का लोन लिया था, घर की वैल्यू 3 लाख हो गई। उन्होंने सोचा क्यों भरे EMI, घर छोड़ दो। इससे और डिफॉल्ट्स बढ़े। यहां पे क्या होता है, 2008 में सिस्टम कोलैप्स हुआ पूरी तरह से। 15 सितंबर 2008 लेमन ब्रदर्स जो है वो बैंकरप्ट हो गया। इसके बाद ट्रस्ट खत्म हो गया। बैंक एक दूसरे को लोन देना बंद कर दिए। इसको बोलते हैं क्रेडिट फ्रीज। क्रेडिट फ्रीज का मतलब होता है कंपनी को वर्किंग कैपिटल नहीं मिलना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब एक कंपनी का दिनचर्या यानी कि दिन भर का जो ऑपरेशन होता है उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे बिजनेस रुकता है, ले ऑफ शुरू हो गए, बिजनेस पूरी तरह से थम गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2007 में 4.7 से बढ़कर 2009 में लगभग 10% तक चला गया। DOW, डो जोन्स इंडेक्स अपने पीक से 50% से ज्यादा गिर गया। और उसके बाद ग्लोबल इंपैक्ट समझना, यूरोप के बैंक्स ने भी अमेरिकन हाउसिंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। आइसलैंड के मेजर बैंक्स कोलैप्स हो गए, ग्रीस डेब्ट क्राइसिस में चला गया, स्पेन और पोर्टुगल रिसेशन में चले गए। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में सेंसेक्स जनवरी 2008 पीक से लगभग 60% तक गिर गया। IT सेक्टर बहुत हिट हुआ, रियल एस्टेट स्लो हुआ, एक्सपोर्ट्स गिरे। इंडिया रिलेटिवली स्टेबल था क्योंकि हमारे बैंक्स ने ना उतना रिस्की प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। RBI ने टाइमली लिक्विडिटी इंजेक्ट किया था।
गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था इस पर दोस्तों? यूएस गवर्नमेंट ने TARP प्रोग्राम लॉन्च किया, $700 बिलियन को बेल आउट पैकेज। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स नियर जीरो कर दिया, क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हुआ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम में इंजेक्ट किया गया। AIG को $180 बिलियन का बेल आउट मिला। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ कि आम आदमी का घर गया, उसको बेल आउट नहीं मिला, बैंक ने गलती करी, उसको बेल आउट मिल गया। सो इसी से टू बिग टू फेल डिबेट शुरू हुआ। अब यहां पे एक रफ एस्टिमेट समझना, 40 मिलियन से ज्यादा जॉब्स लॉस्ट हुए ग्लोबली, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेल्थ डिस्ट्रॉय हुए, यूएस GDP शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ग्लोबल ट्रेड गिर गया, मिलियंस ऑफ होम फोरक्लोज हो गए। ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था दोस्तों। अब यहां पे ना सबसे इंपॉर्टेंट लेसन समझना, सबसे लेसन नंबर 1 है इजी मनी डेंजरस होता है। जब लोन देना बहुत आसान हो जाता है ना, तब बबल्स बनते हैं। लेसन नंबर 2 होता है लेवरेज लिमिट में होना चाहिए, एक्सेस बोरोइंग सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है। लेसन नंबर 3 होता है इंसेंटिव्स मैटर, जब कमीशन क्वांटिटी पे मिलेगी क्वालिटी इग्नोर होगी। लेसन नंबर 4 है रेगुलेशन जरूरी है, फ्री मार्केट खुद को कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कंट्रोल नहीं करता। लेसन नंबर 5 है प्राइसेस कभी नहीं गिरती, ये एक मिथ है। रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट, बबल बस्ट होता ही है। आज के टाइम में रेलेवेंस हर 10 से 15 साल में कोई ना कोई मेजर क्राइसिस आता है। .com क्रैश 2008 क्राइसिस, कोविड क्रैश। कॉमन पैटर्न क्या है इसमें? एक्सेस ऑप्टिमिज्म, एक्सेस बोरोइंग, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए फाइनेंशियली लिटरेट बनना बेहद जरूरी होता है। इस बार अलग है, नैरेटिव पे ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। कभी भी कोई चीज अलग नहीं होता, सब सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, कंक्लूजन भी सेम होता है। तो दोस्तों यहां पे 2008 का जो क्राइसिस है ना, इसने प्रूफ किया है कि सिस्टम स्ट्रांग लग सकता है, लेकिन अगर फाउंडेशन ग्रीड, लेवरेज और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म पे बना हो तो कोलैप्स एक दिन में हो सकता है। हिस्ट्री वार्निंग देती रहती है, सवाल यह है कि क्या हम सुनते हैं? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये जो छोटी सी एक स्टोरी थी जो आपको समझ में आई होगी, 2008 में यूएस में जो क्राइसिस हुआ था उसके रिलेटेड था ये। और आप मुझे बताइएगा कि इंडिया में क्यों यूएस का 2008 का क्राइसिस बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए और जॉब अपडेट्स के लिए फॉलो करिए BFSI करियर 24/7। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और अपडेट में। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।